गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और भाई क्या हाल चाल है? बढ़िया हो? जैसा कि आपको पूर्व में सूचित किया गया था कि हम राजस्थान इतिहास को कंटिन्यू कर रहे हैं। आखिरी क्लास में हमने रावल जेत सिंह तक बातें कर ली थी, ठीक है भाई। तो अब चीज़ों को वहीं से आगे लेकर चलते हैं। आज बात करेंगे हम रावल तेज सिंह। ठीक है। शासन समय 1253 से लेकर 1273, यानी इनका शासन समय 1253 से लेकर 1273 तक था। ओके। पिता का नाम रावल जेत सिंह, माता का नाम जेतल देवी। इनकी माता का नाम क्या था भाई? जेतल देवी। ठीक है। अब जो रावल तेज सिंह है ये पिता की तरह ही पराक्रमी शासक थे, यानी पिता की तरह ही एक प्रतापी तथा पराक्रमी शासक थे। बात समझ में आई क्या? देखो, कल की क्लास में हमने बात की थी रावल जेत सिंह के बारे में। तो हमने आपको बताया था कि रावल जेत सिंह ने पराजित किया था दिल्ली के सुल्तान को, और दिल्ली का सुल्तान उस समय कौन था? इल्तुतमिश। भूताला के युद्ध में इल्तुतमिश को पराजित किया था किसने? रावल जेत सिंह ने। तो इसलिए रावल जेत सिंह को एक प्रतापी शासक कहा गया। दूसरी तरफ हम उनके बेटे रावल तेज सिंह को भी एक महान प्रतापी शासक कह रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? कहीं न कहीं इन्होंने भी अपने पिता के समान कोई शौर्य पराक्रम दिखाया होगा। अब इनके पिता ने जैसे दिल्ली के सुल्तान को पराजित किया, उसी प्रकार से इन्होंने भी दिल्ली के सुल्तान को पराजित किया। समझ में है? 1253-54 में इन्होंने दिल्ली के शासक बलबन को पराजित किया। किसको पराजित किया? दिल्ली के शासक बलबन को पराजित किया। अब दिल्ली के शासक बलबन को पराजित किया, इसलिए ये पिता की तरह ही कैसे शासक कहलाए? एक महान प्रतापी पराक्रमी शासक कहलाए। क्लियर भाई? बात समझ में? इसके साथ साथ इन्होंने क्या किया? बघेल शासक, और उस बघेल शासक का नाम क्या था? वीर धवल को भी पराजित किया। क्लियर भाई? इन्होंने बघेल शासक वीर धवल को भी पराजित किया। लेकिन देखो हुआ क्या कि जब इन्होंने वीर धवल को पराजित किया तो इनका भी एक नुकसान हुआ। और नुकसान क्या हुआ? इनके 2 वीर सैनिक, कितने? 2 वीर सैनिक इस युद्ध में क्या हो गए? शहीद हो गए। क्लियर भाई? बात समझ में आई? यानी इस युद्ध में क्या हुआ? इनके 2 वीर सैनिक है जो क्या हो गए? शहीद हो गए। जिसमें से एक का नाम क्या था? भीम सिंह, और दूसरे का नाम क्या था? रतन सिंह। मेरे भाई इतनी बात समझ में आई क्या? एक का नाम क्या था? भीम सिंह, और दूसरे का नाम क्या था? रतन सिंह। समझ में है? साथ ही साथ ये जो शासक है ये एक महत्वाकांक्षी शासक था। यानी रावल तेज सिंह क्या थे? कि महत्वाकांक्षी शासक थे। यानी कैसे शासक थे ये? के महत्वाकांक्षी शासक था। अब महत्वाकांक्षी शासक था इसलिए इसने क्या किया? स्वयं ही अपने आप उपाधियां धारण करनी प्रारंभ कर दी। समझ में है? स्वयं ही अपने आप इन्होंने उपाधियां स्वीकार करनी प्रारंभ कर दी। कौन कौन सी उपाधि स्वीकार की? इसने स्वयं को महाराजा धीराज, महाराजा धीराज तथा परमेश्वर की उपाधि धारण की। क्लियर भाई? मेरे भाई यहां तक बात समझ में आई क्या? महत्वाकांक्षी शासक था और इसने स्वयं को महाराजा धीराज तथा परमेश्वर की उपाधि धारण की। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत परेशानी? बात समझ में आई क्या?
तो इतना सब हमें पता होना चाहिए किसके बारे में, रावल तेज सिंह के बारे में। रावल तेज सिंह के पिता का नाम क्या हो गया, जैत सिंह, माता का नाम क्या हो गया, जैतले देवी। क्लियर भाई। हमने बताया कि ये भी अपने पिता के समान एक वीर प्रतापी शासक थे। जैसे इनके पिता ने भूताला के युद्ध में इल्तुतमिश को भागने पर मजबूर किया, उसी प्रकार से इन्होंने दिल्ली के शासक बलबन को पराजित किया, इसलिए हमने इनको वीर प्रतापी शासक की संज्ञा दी। क्लियर भाई। नेक्स्ट हमने बात की इसकी कि यहाँ शौर्य का इन्होंने पराक्रम, अपने शौर्य का प्रदर्शन किया। किस तरीके से, इन्होंने एक बघेल शासक वीर धवल को भी युद्ध में पराजित किया। लेकिन जब इन्होंने बघेल शासक को पराजित किया तो इस युद्ध में इनका नुकसान हुआ। नुकसान क्या हुआ, इनके दो वीर सेनापति या वीर सैनिक, जिनका नाम क्या था, हमें पता है एक का नाम क्या था, भीम सिंह, और एक का नाम क्या था, रतन सिंह, दोनों ही इस युद्ध में क्या हो गए, शहीद हो गए। क्लियर भाई। नेक्स्ट मैंने आपको क्लियर कराया यहाँ से कि भाई ये एक महत्वाकांक्षी शासक था। तो महत्वाकांक्षी शासक था, इसके लिए इसने स्वयं ही उपाधियां धारण करनी प्रारंभ की। ठीक है। और इसने महाराजा धीराज तथा परमेश्वर की उपाधि धारण की। बोलिए यहाँ तक कोई डाउट परेशानी। क्लियर भाई। नेक्स्ट शासक की हम बात करेंगे रावल समर सिंह। समझ में। नेक्स्ट शासक आएगा हमारा कौन सा, समर सिंह। चलो आगे। नेक्स्ट शासक का नाम क्या है, समर सिंह। ये 1273 से लेकर 1302 तक इन्होंने राज कार्य संभाला। ठीक है। अब ये जो समर सिंह है, इन्होंने अपने जीवन काल में सर्वाधिक दिल्ली के शासकों के साथ इनका टकराव चला। यानी सर्वाधिक दिल्ली के शासकों के साथ टकराव, यानी कि बीच में छोटी लड़ाइयां किस शासक के साथ हुई, रावल समर सिंह के साथ। समझ में। साथ ही साथ रावल समर सिंह को गुजरात का उद्धारक भी कहा जाता है। यानी इस व्यक्ति को गुजरात का उद्धारक भी कहा जाता है। अब गुजरात का उद्धारक क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने गुजरात पर होने वाले बाह्य आक्रमणों से बचाव किया, इसलिए इन्हें गुजरात के उद्धारक के नाम से जाना जाता है। क्लियर भी। साथ ही साथ इन्हें शत्रु विनाशक भी कहा गया है। साथ ही साथ इनको क्या कहा गया भाई, शत्रु विनाशक भी कहा गया है। क्या कहा गया इनको, शत्रु विनाशक की संज्ञा दी गई है। अब समर सिंह को शत्रु विनाशक कहा गया है, इस बात के उल्लेख कहां पर मिलते हैं, तो ध्यान देना कि शत्रु विनाशक कहा गया, इस बात के उल्लेख मिलते हैं चीरवा नामक अभिलेख से। किस अभिलेख से प्राप्त होते हैं भाई, चीरवा नामक अभिलेख से स्पष्ट होता है कि भाई समर सिंह को किस उपाधि से नवाजा गया, शत्रु विनाशक की उपाधि से नवाजा गया। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत परेशानी। ठीक है। अब देखो ध्यान से, इस समर सिंह के दो पुत्र हुए। समर सिंह के कितने पुत्र हुए, दो। क्लियर भाई। एक का नाम था करण सिंह, एक का नाम क्या था, करण सिंह, और दूसरे का नाम क्या था, रतन सिंह। दूसरे का नाम क्या था, रतन सिंह। बात समझ में आई क्या। इनके कितने बेटे हुए, दो। एक का नाम क्या था, करण सिंह, और दूसरे का नाम क्या था, रतन सिंह। क्लियर भाई। अब इनकी मृत्यु के पश्चात इनका उत्तराधिकारी तो कौन बना, रतन सिंह। और ये जो करण सिंह है, ये यहां से नेपाल चले गए। समझ में आई क्या, बात समझ में आई क्या। यानी
कि जो करण सिंह है ये यहां से कहां चले गए, नेपाल। करण सिंह कहां चले गए, नेपाल चले गए, और नेपाल में जाकर इन्होंने गुहिल वंश की स्थापना की। बोलिए भाई, बात समझ में आई क्या, क्लियर हो गया? यानी एग्जाम में तुम्हारे लिए क्वेश्चन तैयार हो गया कि नेपाल में जाकर गुहिल वंश की स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, करण सिंह। समझ में है? अब हमने देखो सबसे पहले किसके बारे में बात की, समर सिंह के बारे में। 1273 से 1302 तक इनका शासन समय रहा। ठीक है, इसमें हमने क्या क्या पढ़ा कि ये भी एक प्रतापी शासक रहे हैं और दिल्ली के शासकों के साथ शारीरिक टकराव किस शासक का रहा है, समर सिंह का। साथ ही साथ इन्होंने एक काम और किया, क्या काम किया, इन्होंने जीव हिंसा पर रोक लगाई। इन्होंने जीव हिंसा पर क्या लगाई, रोक लगाई। जीव हिंसा पर रोक लगाने वाले शासक गुहिल वंश में कौन हुए, हमारे प्रथम समर सिंह। बोलिए, यहां तक कोई डाउट परेशानी? साथ ही साथ इनको गुजरात का उद्धारक भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि बाहरी आक्रमणों से बचाया था इसने गुजरात को, इसलिए इनको गुजरात के उद्धारक के नाम से जाना जाता है। क्लियर भाई? नेक्स्ट हमने बात की कि इनको शत्रु विनाशक भी कहा गया, और इस बात का उल्लेख किस अभिलेख में है, चीरवा नामक के अभिलेख में। इसके बाद हमने क्लियर किया कि इनके पुत्र कितने थे, 2, एक का नाम करण सिंह और दूसरे का नाम रतन सिंह। अब जो करण सिंह है, ये करण सिंह नेपाल चले गए और नेपाल में जाकर इन्होंने गुहिल वंश की स्थापना की। क्लियर भाई? साथ ही साथ अब जो यहां का शासक बना, वो शासक कौन बना, रतन सिंह, और रतन सिंह के बारे में तो आपको जानकारी प्राप्त होगी। देखो ध्यान से, अब हम किसकी बात करेंगे, रतन सिंह, रावल रतन सिंह। अब ये जो रावल रतन सिंह है, ये 1302 में शासक बने और 1303 तक, यानी 1303 में इनको युद्ध में पराजित कर देता है। कौन पराजित करता है, अलाउद्दीन खिलजी। समझ में है? देखो ध्यान से, किसकी बात करेंगे हमें, रावल रतन सिंह। इनकी पत्नी का नाम क्या था, बोलो, पद्मिनी। पत्नी का नाम क्या था, पद्मिनी। अलौकिक सौंदर्य की धनी माना गया है किसको, पद्मिनी को। ठीक है, अब ये जो रानी पद्मिनी है, ये कहां की थी, श्रीलंका की थी, और श्रीलंका को किस नाम से जाना जाता था, सिंघल द्वीप के नाम से। किस नाम से जाना गया इनको, सिंघल द्वीप के नाम से। सिंघल द्वीप के शासक और तत्कालीन सिंघल द्वीप के शासक कौन हुए, गंधर्व सेन की ये क्या थी, एक पुत्री थी। यानी इनके पिता का नाम क्या है, गंधर्व सेन, जबकि इनकी माता का नाम क्या था भाई मेरे, चंपा देवी। यानी गंधर्व सेन और चंपा देवी की पुत्री का नाम क्या था, पद्मिनी, जिनका विवाह किसके साथ हुआ था, रावल रतन सिंह के साथ। क्लियर भाई? अब देखो ध्यान से, अब कहानी क्या है कि रावल रतन सिंह के ऊपर आक्रमण हुआ, यानी कि चित्तौड़गढ़ पर क्या हुआ, आक्रमण। और ये आक्रमण किसने किया, महमूद गजनवी ने, सॉरी अलाउद्दीन खिलजी ने भाई। यानी इनके ऊपर आक्रमण किसने किया, अलाउद्दीन खिलजी ने। अब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया, तो सीधा सा क्वेश्चन है कि कब किया। तो भाई इस युद्ध की तारीख आपको ध्यान रखनी है।
यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण कब किया? 26 अगस्त 1303 को, यानी 26 अगस्त 1303 को अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया। अब इस आक्रमण का कारण क्या था? इस आक्रमण का कारण क्या था? देखो, अगर आप इसका आंसर देते हो रानी पद्मिनी, तो यह आंसर आपका गलत हो जाएगा। ध्यान देना यहां पर कि रानी पद्मिनी भी कारण थी, लेकिन वो कहानी हम अभी आगे बात करेंगे। सबसे पहले इसका कारण क्या था, पॉइंट के हिसाब से बात करेंगे। पॉइंट नंबर 1 क्या था? अलाउद्दीन खिलजी अपना साम्राज्य विस्तारवादी नीति अपना रहा था। अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सी नीति अपनाई? साम्राज्य विस्तारवाद नीति अपनाई, जिसके तहत इसने चित्तौड़गढ़ के ऊपर आक्रमण किया। क्लियर भाई? सेकंड पॉइंट क्या था? सेकंड पॉइंट ये था कि जो आपके अलाउद्दीन खिलजी है, ये अपने साम्राज्य को दक्षिण भारत तक लेकर जाना चाहते थे। तो दक्षिण भारत और गुजरात की तरफ ही आक्रमण करना चाहते थे। तो उन सब के बीच में मार्ग का अवरोध या रोड़ा बनकर कौन सा किला खड़ा हुआ था? चित्तौड़गढ़ किला। इसलिए इनका ये चित्तौड़गढ़ किले के ऊपर आक्रमण कर कर उसको जीतना चाहते थे। यानी सेकंड पॉइंट क्या हो गया? ये दक्षिण भारत की तरफ बढ़ना चाहते थे, जिसमें अवरोध बनकर खड़ा था कौन सा? चित्तौड़गढ़ किला। क्लियर भाई? अब जो थर्ड पॉइंट है आपका, कि भाई थर्ड जो पॉइंट है वो पॉइंट आपका क्या कहता है कि तीसरे पॉइंट के अनुसार कि एक कारण था, वो कौन सा था? चित्तौड़गढ़ की रानी पद्मावती या पद्मिनी। ठीक है, अब इस बात का उल्लेख कहां पर हुआ? देखो, जयचंद जगह है अपने पास, हाँ इधर देख लो। मैंने क्या बताया कि ये जो कहानी, ये जो तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया कि भाई रावल रतन सिंह की महारानी का नाम क्या था? पद्मावती, जिसके अलौकिक सौंदर्य की वजह से अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया रावल रतन सिंह के ऊपर। इस बात का उल्लेख हमें किसमें मिलता है? पद्मावती ग्रंथ में। ध्यान दे लेना, क्वेश्चन अगर यह आता है ना कि पद्मावत ग्रंथ के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी ने रावल रतन सिंह पर आक्रमण क्यों किया, तब आपका आंसर होगा पद्मावत ग्रंथ के अनुसार महारानी पद्मिनी को प्राप्त करना चाहता था। कौन भाई? अलाउद्दीन खिलजी। बात समझ में क्या? ये पॉइंट हमें ध्यान रखना किसके अनुसार है? पद्मावत ग्रंथ के अनुसार। और पद्मावत ग्रंथ को किसने लिखा था? मलिक मोहम्मद जायसी ने। समझ में है? यानी इस पद्मावत ग्रंथ की रचना किसने की थी? मलिक मोहम्मद जायसी। इस मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित ग्रंथ के अनुसार यह स्पष्ट होता है कि अलाउद्दीन खिलजी प्राप्त करना चाहता था महारानी पद्मिनी को, इसलिए इसने चित्तौड़गढ़ के ऊपर आक्रमण किया। लेकिन ये सिर्फ किसके अनुसार है? पद्मावत ग्रंथ के अनुसार। वास्तविकता में 3 कारण थे। पहला कारण था कि साम्राज्य विस्तारवाद नीति अपनाई थी। दूसरा क्या था कि यह जब दक्षिण भारत की तरफ बढ़ रहा था, तो उस समय मार्ग में अवरोध या रोड़ा बनकर खड़ा हुआ था चित्तौड़गढ़ किला। दोनों पॉइंट समझ में है क्या? क्लियर हो गया? अब देखो ध्यान से, देखो मैं आपको लंबी प्रेम कहानी नहीं सुनाऊंगा, मैं आपको जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही बातें बताऊंगा, क्योंकि मेरा मकसद आपका समय खराब करना नहीं है। क्लियर भाई? बात समझ में आ गई? और आशा करेंगे कि आप भी सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड चीजें पढ़ेंगे, क्योंकि भाई समय बहुत ही कम है और हमें कम समय में जल्दी से जल्दी अपना सिलेक्शन कराना है। ठीक है, देखो ध्यान से,
कहते हैं कि रानी पद्मिनी के पास एक बोलने वाला तोता था। और उस तोते का नाम क्या था? हरियल तोता। रानी के पास एक तोता था जिसका नाम क्या था? हरियल तोता। अब हुआ क्या कि ये हरियल तोता एक बार, चलो मैं ऐसे एक बार मिटा देता हूँ, उसके बाद फिर क्लियर करते हैं भाई, ठीक है? थोड़ा सा मैपिंग के थ्रू आपको ये चीजें समझाते हैं। देखो ध्यान से, यहां पर आपके कौन है? रावल रतन सिंह, ये राजस्थान हो गया आपका। और इधर ये आपका कौन सा पड़ता था? सिंघल द्वीप। और इस सिंघल द्वीप के शासक कौन थे आपके? गंधर्व सेन। और यहां पर आपकी कौन है? पद्मिनी। अब यहां पर पद्मिनी के पास हरियल नाम का तोता था, तो एक बार क्या होता है, ये तोता उड़ते उड़ते किसके पास पहुंच जाता है? रावल रतन सिंह के पास। समझ में? अब यहां रावल रतन सिंह अपने राज दरबार में राज चला रहे हैं, तो यहां पर इनकी रानी थी। अब एक बार रानी रावल रतन सिंह इस बोलने वाले तोते की खूबी को पहचान कर इसको अपना पालन पोषण करते हैं, जिसको अपने महल में अपने साथ रखते हैं, ठीक है? तो ये जो रतन सिंह की जो रानी थी, एक बार सज धज कर तैयार हुई और तैयार होकर इन्होंने इस बोलने वाले तोते से पूछा कि भाई बता मैं कैसी लग रही हूं। तो उस रानी को हरियल तोते ने जवाब दिया कि महारानी, आप वैसे तो सुंदर लग रही हो, लेकिन आपका सौंदर्य पद्मिनी के सामने फीका है। अब इस बात को लेकर रानी को क्रोध आ गया, तो रतन सिंह ने इसको समझाया कि बोला कि ये तो तोता है, कोई बात नहीं, आप अपने गुस्से को शांत कीजिए। समझ में? अब रतन सिंह को पुनः तोते ने ये कहा कि बोलो महाराजा रावल रतन सिंह, आप इतने महान शौर्य पराक्रमी शासक हो, तो बोला आपके लेवल की तो महारानी कौन है? पद्मिनी है, बोला जिसका एक अलौकिक सौंदर्य है। तो इस बात से प्रभावित हो जाता है रतन सिंह, और रतन सिंह कहां पहुंच जाता है? पद्मिनी के पास। अब पद्मिनी के साथ इनका विवाह हो जाता है, और विवाह करने के पश्चात ये पुणे कहां जाते हैं? राजस्थान। अब राजस्थान में जो रावल रतन सिंह है, रतन सिंह के राज दरबार में, इनके राज दरबार में काला चेतन नाम का, काला चेतन कई जगह इसको क्या बोला जाता है? राघव चेतन। काला चेतन या राघव चेतन नाम का एक तांत्रिक होता है। यानी राघव चेतन नाम का क्या होता है? कि तांत्रिक होता है। अब ये जो तांत्रिक होता है, ये कुदृष्टि रखता है किसके ऊपर है? रानी पद्मिनी के ऊपर। क्लियर भाई? अब इस बात से राजा गुस्से से आग बबूला हो जाता है, और किसी कारणवश राजद्रोही मुकदमे के अंतर्गत राघव चेतन को ये कहता है कि मैं आपको देश निकाला या राज्य निकाला देता हूं। अब जब इस बात का पता किसको चला? पद्मिनी को। तो पद्मिनी ने रावल रतन सिंह को कहा कि महाराज, आप एक तांत्रिक सन्यासी को अपराध दंड के तहत देश निकाला दे रहे हो, तो अब मैं क्या करती हूं? बोला कि जाते जाते इसको कुछ दान दक्षिणा दे देती हूं, ताकि आपका ये अपराध कम हो जाए। तो कहते हैं कि जैसे ही रानी ने यों झुककर कुछ डाला, यानी कि यों झुककर अनाज वगैरह तांत्रिक की झोली में डाला, तो उसी समय इनका तो डालना हुआ और उस राघव चेतन का ऊपर देखना हुआ, और दोनों की नजरें आपस में मिल जाती हैं, और उनके रूप को, अलौकिक सौंदर्य को देखकर दिमाग खराब हो जाता है किसका? राघव चेतन का। समझ में है? क्लियर हो गया? अब राघव चेतन अब बदला भी लेना चाहता था रावल रतन सिंह से, साथ ही साथ वो तो एक केवल तांत्रिक है, तो वो ज्यादा कुछ यहाँ से नहीं कर सकता था। तो इसके दिमाग में एक योजना आई, राघव चेतन पहुंच जाता है अलाउद्दीन खिलजी के
दरबार में। अब अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में जाकर देखता है कि अलाउद्दीन खिलजी अपने राज दरबार में मशगूल हैं, अपने राजकार्य बखूबी कर रहे हैं। तो वहां पर जाकर इन्होंने ये कहा, बोला कि महाराज, तो उन्होंने देखा कि बोला हमारे दरबार में तांत्रिक आया हुआ है। तो इसने कहा कि बोला भाई तांत्रिक मांग क्या मांगता है? तो तांत्रिक ने ये कहा कि महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, बल्कि आप जैसे एक महान दिल्ली के सुल्तान के चारों तरफ ये जो रानियां बैठी हुई हैं, ये रानियां आपके योग्य नहीं हैं, बल्कि इनकी सौंदर्यता भी कुछ भी नहीं है। इन सभी की सौंदर्यता फीकी पड़ जाएगी किसके सामने? पद्मिनी के सामने। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा, अरे बोला क्यों झूठ बोल रहा है तू भाई, क्यों झूठ बोल रहे तू? हमारी रानी काफी सुंदर है। लेकिन राघव चेतन ने ये कहा कि बोला अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप मुझे प्राण दंडे दे देना। समझ में है? अब जब ये बात सुनी अलाउद्दीन खिलजी की, तो इसका दिमाग भी क्या हो गया? खराब हो गया। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या काम किया, अब इसके दिमाग में एक ही चीज चलने लगी, वो कौन? रानी पद्मिनी। यानी अभी कुछ भी कर कर किसको प्राप्त करना चाहता था? रानी पद्मिनी को। तो इसने चित्तौड़गढ़ के ऊपर चढ़ाई प्रारंभ की और किले के चारों तरफ डेरा डाल दिया। इसने डेरा कहाँ डाल दिया? किले के चारों तरफ डेरा डाल दिया। और जब दोनों सेनाओं के बीच में, रावल रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं के बीच में युद्ध हुआ, तो प्रारंभिक युद्ध में पराजय दिखी किसको? अलाउद्दीन खिलजी को। तो जब अलाउद्दीन खिलजी को प्रारंभिक युद्ध में अपनी पराजय दिखी, तो इसने संधि प्रस्ताव भेजा किसके पास से? रावल रतन सिंह के पास, कि भाई मैं युद्ध करना नहीं चाहता और मुझे आपके साथ संधि करनी है और मैं आपकी रानी को नहीं प्राप्त करना चाहता, परंतु मेरी एक इच्छा है कि मैं रानी के हाथ का बना हुआ भोजन करना चाहता हूं। समझ में है? इस बात को स्वीकार कर लेते हैं रावल रतन सिंह। और रावल रतन सिंह जब इस बात को या इस प्रस्ताव को स्वीकार करता है, तो अलाउद्दीन खिलजी पहुंच जाता है रावल रतन सिंह के किले में, दुर्ग में। समझ में है? अब जब इसके महल में जब ये पहुंचता है, तो भाई शाम को मौज मतलब कि मनोरंजन वगैरह करते हैं। मनोरंजन के पश्चात जब खाना तैयार होता है, तो इनको जब खाना परोसा जाता है, तो खाना खा लेते हैं, तृप्त हो जाते हैं और ये कहते हैं, बोला वाह महाराज मजा आ गया। बोला ऐसी जो रानी है, वो अगर ऐसी जो रानी है प्रत्येक व्यक्ति को मिल जाए तो उसका जीवन धन्य हो जाए, जो अलौकिक सौंदर्य के साथ साथ ही एक बेहतरीन भोजन या बेहतरीन व्यंजन बनाना जानती है। बोला महाराज जी सिर्फ एक अंतिम इच्छा है, बोला कि मैं आपकी महारानी को प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखना चाहता हूं, सिर्फ आप मुझे उसकी झलक या तो दर्पण में दिखा दीजिए या फिर पानी में दिखा दीजिए। कहते हैं कि भाई रानी की परछाई देख लेता है या फिर रानी की जो झलक देख लेता है एक बार फिर से, कौन? आपका अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी का तुरंत दिमाग खिसक जाता है और ये चाहता है कि अब मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए? पद्मिनी चाहिए। क्लियर भाई? जब इस बात को, अब वो क्या है कि भाई महल में पहुंचा हुआ है, चारों तरफ अलाउद्दीन खिलजी के रावल रतन सिंह तथा महान राजपूत शासक वहां पर मौजूद है, तो इनके सामने तो कुछ नहीं कर सकता। अब उसने मनी मन एक योजना बनाई और जब रावल रतन सिंह अलाउद्दीन खिलजी को विदा करने के लिए जा रहे हैं, तो उन्होंने प्रत्येक दरवाजे के ऊपर अलाउद्दीन खिलजी को अलग अलग प्रकार के बेशकीमती उपहार देकर विदा करना स्टार्ट किया। कहते हैं जब आखिरी दरवाजे के ऊपर अलाउद्दीन खिलजी को विदा करने के रावल रतन सिंह निहत्ते जा रहे थे, तो इनको कैदी बना लेते हैं कौन? आपका अलाउद्दीन खिलजी। और इनको कैद में लेकर और अपने डेरे पर पहुंच जाता है और वहां पहुंचकर ये आदेश भिजवाता है, अगर आपको महाराजा रावल रतन सिंह चाहिए तो आप रानी पद्मिनी को लेकर आ जाइए। इस बात का पता चलता है महारानी
पद्मावती को, और पद्मावती एक योजना बनाती है। इस योजना के तहत ये अपने चाचा और भाई गोरा और बादल के साथ आदेश भिजवाती है, किसको भाई, रावल रतन सिंह को कब्जा बना रखा था अलाउद्दीन खिलजी के पास कि भाई मुझे आपकी शर्तें मंजूर है, लेकिन बोला मैं एक शर्त रख रही हूं कि बोला मैं अकेली आपके पास नहीं आऊंगी, बल्कि मेरे साथ मेरी कुछ दासियां साथ आएंगी, आप उनके लिए पालकियों की व्यवस्था कीजिए। इस बात से बेहद खुश हो जाता है कौन, आपका अलाउद्दीन खिलजी, और ये पालकियां भेज देता है चित्तौड़गढ़ महल में, और वहां महल में रानी तैयार हो जाती है। और जो गोरा और बादल है ये रानी को ये कहते हैं कि भाई हम अपनी जान खेल कर महाराजा को बचाएंगे और आप हमारी इज्जत दो, और हम आपको अलाउद्दीन खिलजी के हाथों में नहीं सौंपेंगे। अब गोरा बादल एक योजना बनाते हैं। योजना के तहत इन्होंने महिला का वेश धारण किया, ये और सिपाही, देखो रानियां और उनकी सेविकाएं नहीं, बल्कि पालकियों में गोरा बादल तथा जो वीर सिपाही थे, वीर सैनिक थे, उन वीर सैनिकों को उन डोली में बिठाया गया। जब डोली पहुंचती है अलाउद्दीन खिलजी के डेरे में, तो वहां पर अलाउद्दीन खिलजी के सामने एक शर्त रखी जाती है, किसके द्वारा, ये कहती है, इसके द्वारा एक शर्त रखी जाती है कि भाई जाकर अलाउद्दीन खिलजी को एक संदेशा दिया जाए, बोला कि मैं अंतिम रात किसके साथ रहना चाहती हूँ, रावल रतन सिंह के पास। अब ये महिला अर्थात रानी के वेश में गोरा बादल की एक सोची समझी हुई एक रणनीति थी, और इस बात से तैयार हो गया अलाउद्दीन खिलजी कि चलो कोई बात नहीं, एक इतने दिन रहे तो एक रात और सही, और मिलने का मौका दिया जाता है किसको, रावल रतन सिंह को। गोरा बादल रावल रतन सिंह को मुक्त कर सकुशल उनको भेज देते हैं, कहां पर, किले में, और किले में भेजने के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी के साथ 26 अगस्त 1303 को युद्ध प्रारंभ हो जाता है। ठीक है भाई, अब हमें पता है इस युद्ध में एक भयंकर युद्ध होता है। इस युद्ध में हमारे रावल रतन सिंह वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, तथा गोरा बादल क्या करते हैं, केसरिया धारण करते हैं। क्या हुआ कि इस युद्ध में, युद्ध कब होगा, 26 अगस्त 1303 को, और इस युद्ध में क्या हुआ कि जो आपके शासक है रावल रतन सिंह, ये तो क्या हो गए, वीर गति को प्राप्त हो गए, और चाचा जो भतीजा जो गोरा बादल है, इन गोरा बादल ने क्या काम किया भाई, केसरिया किया, साथ ही साथ रानी पद्मिनी ने जौहर किया। रानी पद्मिनी ने क्या किया, जौहर, और ये ही कहलाया हमारा कहाँ का भाई, चित्तौड़गढ़ का प्रथम साका। ध्यान रखना कहाँ का प्रथम साका है ये, चित्तौड़गढ़ का प्रथम साका कहलाया ये, लेकिन राजस्थान का दूसरे नंबर का साका कहलाया, जिसमें केसरिया किया गोरा और बादल ने, और जौहर किया रानी पद्मिनी ने, और जौहर में रानी पद्मिनी के साथ साथ 1600 दासियां भी आग में कूदकर अपनी जान गंवा देती है। ठीक है भाई, अब इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी को रानी प्राप्त नहीं हो पाई, और ये आग बबूला हो उठा, और गुस्से में इसने पूरे चित्तौड़गढ़ को तबाह किया, साथ ही साथ 30,000 हिंदुओं का कत्लेआम किया, और विभिन्न प्रकार के मंदिरों के छतरे तोड़ दिए। क्लियर भाई, बात समझ में है क्या। अब इसके बाद इसने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी ने अधिकार किया चित्तौड़गढ़ किले के ऊपर। अब इसने चित्तौड़गढ़ किले के ऊपर क्या किया, अधिकार किया, और इस चित्तौड़गढ़ किले को अपने बेटे खिज्र खां को सौंप दिया। इस चित्तौड़गढ़ किले को किसको सौंप दिया, अपने बेटे खिज्र खां को, और बेटे खिज्र खां के सम्मान में ही इसने चित्तौड़गढ़ किले का नाम बदलकर खिजराबाद रखा। यानी इस किले का नाम बदलकर इसने क्या रखा, खिजराबाद रखा। इसके बाद हम अगली क्लास में बात करेंगे, खिज्र खां भी यहाँ पर सही तरीके से शासन नहीं चला पाए, और खिज्र खां ने यह किला मालदेव सोनगरा को सौंप दिया। समझ में है, सोनगरा के शासक मालदेव को सौंप दिया। अब हम अगली क्लास में बात करेंगे कि भाई मालदेव सोनगरा कौन थे, खिज्र खां ने क्यों किला सौंपा,
और फिर वापस चित्तौड़गढ़ किले को राजपूत शासक किस तरीके से अधिकार प्राप्त करते हैं। साथ ही साथ ये जो आपके रावल रतन सिंह हैं, जैसे ये वीर गति को प्राप्त हुए, इसके साथ साथ ही चित्तौड़गढ़ से रावल शाखा समाप्त हो जाती है। अब कल की क्लास में अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट सिसोदिया वंश की, तो यहां ध्यान रखना, अगर आपसे कहा जाए रावल शाखा का अंतिम शासक कौन था, रावल रतन सिंह। क्लियर भाई, बात समझ में आई। और रावल शाखा का प्रथम शासक कौन था, बोलो, छेम सिंह। कौन था, छेम सिंह। क्लियर भाई, धन्यवाद। अगर कोई डाउट, परेशानी, किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। क्लियर भाई, बहुत बहुत धन्यवाद।